हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज फिर से हम आ गए हैं अपनी कक्षा क्लास 10th को विषय सामाजिक विज्ञान, पुस्तक समकालीन भारत से टू भूगोल, अध्याय 4 कृषि। मतलब कि हम इसमें अध्याय 4 कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और हमारे चैनल पीके सक्सेस पंच को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं भारत और कृषि। तो सभी लोग जानते हैं भारत कृषि के बारे में, तो सभी जानते होंगे लगभग। तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और ये नोट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये मैंने अपने आप से बनाए, मतलब कि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। इसमें कोई भी कुछ नहीं है, मतलब कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इतने आसान नोट्स हैं, आप पेपर में बढ़िया नंबर ला सकते हैं इससे। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। भारत और कृषि। मतलब कि भारत में कृषि किस प्रकार होती है। कृषि देश एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है और भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट, यह एक प्राथमिक क्रिया है जिससे खाद्य की कमी को पूरा किया जा सकता है। मतलब कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है भारत में, मतलब पूरे विश्व में, जहाँ पे खाद्य मतलब खाने की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस क्रिया को माध्यम से उद्योग कच्चा सामान से तैयार किया जाता है। दूसरे देशों में भेजने के लिए चाय, कॉफ़ी, मसाले जैसी वस्तुएं भी खेती में भारत में की जाती हैं। और भारत में आधुनिक तकनीकों के आने से कृषि करने के विविध सार्थक बदलाव आ गए। मतलब कि भारत बहुत अब तकनीकों से मतलब कृषि करना आसान हो गया है और विधियों सार्थक बदल गया है। भारत में कृषि के प्रकार, कितने प्रकार की कृषि की जाती है। आज भारत में अनेक प्रकार की कृषि की जाती है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। वर्तमान में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भारत में कुछ ही भागों में की जाती थी। यह कृषि छोटे खेतों पर आदिम कृषि औजारों की मदद से की जाती थी। मतलब कि छोटे छोटे खेतों पे की जाती थी। तब बहुत इसमें श्रम की आवश्यकता अधिक होती है कृषि करने में। इस प्रकार की कृषि करने वाले इलाके खेती करने के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि जो कृषि होती है वो हमेशा वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, ताकि पानी बरसे तो सिंचाई हो सके खेतों की। और इस कृषि के कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। किसान जमीन के छोटे छोटे टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के लिए खाद्य फसलें उगाते हैं। जब भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तब खेती करने के लिए जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है। किसान आधुनिक व उत्कृष्ट तकनीकों के प्रयोग में नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह की खेती करने की उपज मात्रा कम होती है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और आदि राज्यों में इस तरह कृषि के झूम कृषि कहा जाता है। मतलब कि झूमिंग कृषि भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। छोटे शब्दों में से झूम कृषि कहा जाता है। गहन निर्वाह कृषि, मतलब कि गहन जीविका निर्वाह कृषि। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि। और इस कृषि में अधिक उत्पादन के लिए कठिन परिश्रम के साथ साथ रासायनिक खादों और सिंचाई की आवश्यकता होती है। रोजगार कोई विकल्प न होने की वजह से किसान गहन निर्वाह कृषि को अधिक महत्व देते हैं। इस तरह की कृषि करने वाली जमीन पर दबाव अधिक होता है। वाणिज्यिक कृषि, इस तरह की कृषि करने के लिए आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इस कृषि को करने के लिए अच्छे प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक व उर्वरक कीटनाशक, मतलब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना खा सकें फसल को, वरना फसल नष्ट हो जाएगी। इस कृषि में मुख्य उद्देश्य अत्यधिक पैदावार प्राप्त करना होता है। और हरियाणा एवं पंजाब वाणिज्यिक फसल चावल है। रोपण कृषि के वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। रोपण कृषि में एक ही फसल बहुत बड़े क्षेत्र में बोई जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं। इन फसलों को उत्पादन बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें बाजारों और उद्योग का योगदान महत्वपूर्ण होता है। देश में कृषि की पद्धतियाँ एवं शस्य प्रकार के प्रारूप, मतलब कि उनके बारे में। भारत में भौतिक विविधता और विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संबंध देते हुए कृषि पद्धतियों शासित प्रारूप नजर आता है, जिसमें मुख्य प्रकार से 3 ऋतुओं में कृषि की जाती है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार के है। पहला है रबी फसल। रबी के अंतर्गत आने वाली फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। मतलब कि जो रबी फसल होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। इनकी फसल काटने अप्रैल जून के बीच में काटी जाती है तथा इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि
रबी फसल के अंतर्गत आने वाली मुख्य फसलें हैं। इनका 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो आपको गेहूँ, जौ, चना, मटर इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। और यह कृषि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन आदि फसलों को उत्पादित राज्य हैं। ये हरित क्रांति रबी फसल की वृद्धि की भूमिका निभाई गई है। खरीफ फसल, इस फसल की बुआई मानसून के आने पर शुरुआत की जाती है, यानी सितंबर और अक्टूबर में, और इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं और इसे उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र की फसलों जैसे उत्पादक राज्यों में उगाई जाती हैं। तीसरी फसल है जायद। जिन फसलों की बुआई ग्रीष्म में की जाती हैं वे फसलें जायद के अंतर्गत की जाती हैं। इस श्रेणी में तरबूज, खरबूज, खीरे, यानी कि गर्मी में हम जो खाते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरे हो गए, सब्जियां, चारे के लिए उगाई जाने वाली फसलें, चारे यानी कि जो पशुओं को खिलाया जाता है वो चारा। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई कटाई में एक पूरा साल लग जाता है। मतलब कि गन्ना बहुत लंबे समय में पकता है, फिर कटता है, फिर उसके बाद फैक्ट्रियों में जाता है, इससे चीनी, गुड़ बनता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य फसलें। चावल। भारत में अधिकतर लोग चावल का सेवन करना पसंद करते हैं। चीन के बाद भारत चावलों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। मतलब चीन नंबर 1 पे आता है चावल का उत्पादन करने में, भारत दूसरे नंबर पे है। चावल का उत्पादन करने के लिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में चावल का उत्पादन किया जाता है। गेहूँ। भारत में गेहूँ चावल दूसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। मतलब कि भारत में गेहूँ के बाद जो चावल के बाद जो गेहूँ को खाने वाला फसल गेहूँ माना जाता है। दूसरा, इस फसल को उगाने के लिए 50% से 75% तक वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। गेहूँ को पकने के लिए तेज़ धूप की आवश्यकता होती है और इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आदि राज्यों में उगाया जाता है। मोटे अनाज। भारत में ज्वार, बाजरा, रागी प्रमुख मोटे अनाज हैं। ज्वार और बाजरा बहुत मोटे अनाज हैं। इन अनाजों को लौह, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व इसमें अधिक पाए जाते हैं। ज्वार को भारत को तीसरी महत्वपूर्ण फसल का स्वीकार किया गया है। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इन राज्यों में इनका बड़ा उत्पादक होता है। बाजरा बलुआ और काली मिट्टी पर उगाया जाता है। मतलब कि बाजरा जहाँ पे बलुआ मिट्टी होती है वहाँ पे उगाया जाता है और काली मिट्टी पर भी इसे उगाया जाता है और यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पाई जाती है। और रागी लाल, काली, बालुआ, दोमट मिट्टी पर उगाया जाता है इन्हें और राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम आदि प्रदेशों में भी इन्हें उगाया जाता है। मक्का। इस खरीफ फसल का उपयोग खाद्य और चारा दोनों के लिए होता है। मतलब कि जो मक्के का आगे का भुट्टा होता है वो खाने के काम आता है। मतलब कि मक्का निकलती है उसमें से, और जो पीछे का पेड़ बचता है उसे चारा बोलते हैं। बिहार में एक रबी फसल है। आधुनिक तकनीकों उपयोग की बजाय मक्के का उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में बहुत बड़ा उत्पादन होता है। दालें। भारत के विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब कि विश्व में भारत ही सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो दालों को उगाता है। इसमें अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर आदि मुख्य दलहन फसलें हैं। अरहर के अलावा अन्य सभी दलहन फसलें नाइट्रोजन प्राप्त करने वाली मिट्टी उपजाऊ बनाए रखने के लिए सहायक होती हैं। चौथा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इन्हें उगाया जाता है। गन्ना उष्ण व आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में बोया जाता है। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा उत्पादक गन्ना का राज्य है और भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में इन्हें उगाया जाता है। तिलहन। पहले भारत चीन के बाद तीसरा बड़ा तिलहन उत्पादक राष्ट्र था। मतलब कि पहले भारत चीन के बाद तीसरे नंबर पर तिलहन का उत्पादक राज्य था। और दूसरा, देश में कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 12% हिस्से में तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों को खाद्य के अलावा साबुन, श्रृंगार वस्तुएं बनाने में बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है। मूंगफली से तिलहन फसलों कुल उत्पादन का आधा भाग प्राप्त होता है। चाय एक रोपड़ कृषि है। इसे ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है।
चाय के एक औद्योगिक फसल माना जाता है। इस फसल को तैयार करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसे भारत में असम में उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि मुख्य चाय के उत्पादक राज्य हैं। वर्ष 2017 में चीन के बाद भारत संसार का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य बन गया चाय का। कॉफ़ी, भारत की कॉफ़ी संसार में सबसे उत्तम कोटि की मानी जाती है। यहाँ अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की खेती भी की जाती है। कॉफ़ी की खेती कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में की जाती है। बागान फसलें, वर्ष 2017 में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर फसलों का सब्जियां उत्पादन राष्ट्र बना और भारत में बहुत से राज्यों में बागान फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें विभिन्न प्रकार तक भारी मात्रा में पहुंचाई जाती हैं। भारत में मटर, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, बैंगन, आलू जैसी फसलें विशाल भूभाग पर उगाई जाती हैं। मतलब कि सब्जियां बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। और तमिलनाडु में केले, उत्तर प्रदेश में लीची और मेघालय में अनानास और उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है इनका। अखाद्य फसलें, मतलब कि जिन्हें हम खा नहीं सकते लेकिन हमारे काम जरूर आती हैं वो, जैसे कि रबड़ की फसल भूमध्य क्षेत्रों में साथ साथ उपोष्ण खेतों में भी की जाती है। और रबड़ कई प्रकार की होती है। रबड़ जो टायर बनाने के काम ज़्यादा आती है और हमारे कॉपी किताब में जो रबड़ यूज होती है उसमें भी रबड़ का प्रयोग किया जाता है। इस फसल की खेती करने के लिए नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह कच्चे समान रूप से प्राप्त होने वाली फसल है जिसका उपयोग उद्योग में किया जाता है। इस फसल को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह मेघालय जैसे राज्यों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें, मतलब कि कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम मुख्य 4 प्रकार की फसलें होती हैं। प्राकृतिक रेशम कीड़े के कुकोन से प्राप्त होती है। कपास, भारत में ब्रिटिश काल से कपास का अधिक महत्व दिया जा रहा है। सूती कपड़ा उद्योग मुख्य आधार माना जाता है, मतलब कि सूती कपड़ा बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता है। यह दक्कन के पठारों में काली मिट्टी कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गेहूं की तरह इस फसल को पकने में खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास को पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में उगाई जाती है। अब जूट को सुनहरा फसल भी कहा जाता है। इस फसल को बाढ़ वाले क्षेत्रों में अधिकतर प्रमुखता दी जाती है। मतलब कि ये जूट होता है जो बाढ़ जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहीं पे उगाई जाती है। यह फसल बड़ी होने लगती है तब अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और यह पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। वर्तमान में नायलॉन की कीमत घटने के कारण जूट की मांग कमी आ गई है। प्रौद्योगिकीय अनुसंधान सुधार, मतलब कि ये जो हम कृषि करते हैं उसमें सुधार के लिए एक संस्था बनाई गई है। संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, जमींदारों की व्यवस्था और सहकारिता के समाप्त होने पर जोर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना में भूमि को सुधार महत्व दिया गया है। दूसरा, 1960 से 1970 के दशक में सरकार द्वारा भूमि सुधार संबंधित अनेक कार्य किए गए हैं। तीसरा, नष्ट और खराब फसलों के लिए अनेक प्रकार की फसलें बीमाएं जारी की गई हैं। किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। मतलब कि इसमें कुल मिला के ये कहना है कि किसानों के लिए सभी काम आसान करने के लिए ये सब संस्थाएं बनाई गई हैं। इसमें बीमा करवाते हैं। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो बीमा के द्वारा उसे कवर कर लिया जाता है कुछ पैसे देके, ताकि वह दोबारा फसल उगा के हमें प्राप्त कर सके। और वर्तमान में कुछ आकाशवाणी, दूरदर्शन किसानों के लिए मौसम कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई। और अब सरकार किसानों को उनकी फसल खरीदने न्यूनतम व सहायक मूल्यों की घोषणा करती है। इस प्रक्रिया को वजह से किसानों को शोषण कम हो रहा है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं उत्पादन योग्यता। कृषि प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी है, यह आप सभी पहले से जानते हैं। पहले कृषि कुल जनसंख्या आधे से भी अधिक जनसंख्या रोजगार का आजीविका साधन थी और वर्तमान में सकल घरेलू और घटना आने वाले समय में देश के खाद्य संकट का कारण बन सकता है। भारत में कृषि विधि सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालय में पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। कृषि से जुड़े
अनेक आधुनिक तकनीक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। मतलब कि इसका ये है कि कृषि में भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार उत्पन्न कराने के लिए कई योगदान दी गई है, पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। और कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि संकट समय में कृषि में जो खाने का सामान होता है वो बहुत काम आता है। और कृषि सुधार के लिए भारत में एक अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय जैसे नए नए केंद्र खोले गए हैं। वैश्वीकरण और उसका कृषि पर प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण की स्थिति बहुत पुरानी है। 19वीं सदी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तब भारत के मसाले विश्व अनेक देशों में निर्यात किए गए, मतलब कि बेचे गए। और वर्तमान में भारत के गरम मसाले विभिन्न देशों में निर्यात किए गए। ब्रिटिश काल में भारतीय कपास व नील अधिक मात्रा में ब्रिटेन भेजा गया, मतलब कि भारत में ही कपास और नील की खेती अधिक से अधिक हुआ करती थी, जिसे ब्रिटेन भेजा गया था। मतलब कि जब हमारा देश गुलाम था तब उस दौरान सूती वस्त्रों का उद्योग भारत उच्च कोटि के कपास की वजह से फली फूली थी। 1990 के बाद वैश्वीकरण के भारतीय कृषि दो राहों पर खड़ी हो गई, मतलब कि हमें आज़ादी मिलने के बाद। और हरित क्रांति के दौरान अत्यधिक रसायनों का इस्तेमाल, भूमि का निम्नीकरण हुआ। बढ़ती जनसंख्या की कृषि के कारण कृषि योग्य भूमि को आकार कम हो रहा था और देशों में 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर करते हैं। और इस वजह से एक आदमी के हिस्से में औसतन आधे से भी कम हेक्टेयर की भूमि आती है। जलवायु विविधता की तरफ ध्यान देते हुए कीमत फसलें उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुल मिला के इसका मतलब है कि वैश्वीकरण उसके कृषि के प्रभाव को मद्देनज़र रखते हुए इसमें कई सुधार किए गए। और इसमें हमें बताया किसने, जब हम ब्रिटिश काल में कपास और नील की खेती को ब्रिटेन भेजा गया और कई सुधार किए गए, तो इस सब के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ आ जाएगा। और इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मतलब कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। कमेंट बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, तो हम दोबारा से चैप्टर आपको तैयार करके दे सकते हैं और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें हमारी एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप हमें डीएम करें।